हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र बावा आज फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपने कैप्शन पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे वीज़ाज़ के ऊपर, वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के ऊपर और कैसे इन रिफ्यूज़ल से आप बच सकते हो। तो अगर आप न्यू आए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अगला वीडियो है वो आपको बेल आइकन दबाने से ही मिलने वाला है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम यूरोप भेजते हैं पढ़ने के लिए, कनाडा भेज रहे हैं, यूके भेज रहे हैं या यूएस भी भेज रहे हैं अब तो हम। तो एक चीज मैंने देखी है, कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं मेरे पास जो बेसिकली अपना एडमिशन लेटर करा के आते हैं। और जब वो एडमिशन करा के आते हैं वो आते हैं सिर्फ हमारी वीजा सर्विसेज लेने के लिए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने अपना एडमिशन खुद करवा लिया था तो आपको वीजा करने में क्या चैलेंज आया, तो काफी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर मैं अपने वीजा पे कोई चांस नहीं ले सकता बिकॉज अगर कोई गलती हुई तो बेसिकली मेरा रिफ्यूजल आ जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि मेरी इनटेक मिस हो जाए या मेरे को दोबारा वीजा फिर रिफ्यूज हो जाए, तो मुझे वो चांस लेना ही नहीं था। इसलिए मैंने आपके यूट्यूब वीडियो देखे और मैं आपके पास आया हूं अपना वीजा अप्लाई कराने के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात काफी हद तक सच भी है क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ करियर में 21 साल में कई स्टूडेंट देखे हैं जो बहुत अच्छे प्रोफाइल्स थे, सब कुछ था उनके पास, बस कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो वीजा रिफ्यूज हो गए। और जब उन पे मैंने R&D करी तो पता चला कि बहुत छोटी सी मिस्टेक्स थी। एक बच्चे का तो मैं आपको एक लिंक लगा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं बच्चे का, उसका वीजा हमने लगवाया था नेदरलैंड्स का। तो उसका फिनलैंड का वीजा रिफ्यूज हुआ था और वो रिफ्यूज हुआ था क्योंकि वो एक एजेंसी के पास गया था जिन्होंने उसे बताया ही नहीं कि आपको पैसे नहीं निकालने। बहुत छोटी सी बात थी कि भाई आपने पैसे दिखा दिए हैं ना, नहीं निकालने हैं, और उस पर रिफ्यूजल आ गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए इंडो यूरोपियन आया है लेके अपना एक वीजा सपोर्ट सिस्टम, जहां पे आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कंट्री में जा रहे हैं पढ़ने के लिए और आपने एडमिशन सिक्योर खुद भी कर लिया है या किसी और एजेंसी से भी सिक्योर करा लिया है पर आप सर्विसेज से खुश नहीं हो, तो आप आइए हमारे पास, हम आपका वीजा करा के देंगे और एब्सोल्युटली वी गोना डू इट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और आपको गाइड करेंगे कि क्या इस वीजे के आने के चांसेस हायर हैं या लोअर हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि मुझे इस कंट्री में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो अब मैं आपको समझाता हूं बेसिकली वीजाज और रेजिडेंट परमिट में फर्क क्या होता है। पहले ये समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट वीजा वो होता है जो आपको इंडिया में उनकी एम्बेसी देती है, जैसे जर्मनी देती है आपको, आपको नीदरलैंड्स देती है, लातविया देती है। ये आपको क्या करते हैं, ये आपको एंट्री वीजा देते हैं वहां पे जाने के लिए। ये वीजा लेके आप वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनके इमिग्रेशन ऑफिस में जाके अपना रेजिडेंट परमिट कार्ड, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट कार्ड TRP अप्लाई करते हैं। इसको आप अप्लाई करते हैं और ये कार्ड आपको मिल जाता है वहां पे। कब 1 साल के लिए मिलता है या पूरी ड्यूरेशन के लिए मिलता है, ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप जा रहे हो। अगर आप डेनमार्क चले गए मान लेते हैं, तो डेनमार्क ने आपको यहाँ से वीजा दिया, स्टडी वीजा, आपने वीजा लिया, उसे एंट्री वीजा बोलते हैं। आपने वीजा लेके आप वहां लैंड कर गए, लैंड करने के बाद उनकी इमिग्रेशन में गए और आपने जाके TRP कार्ड अपना अप्लाई कर दिया और आपको लगभग 30 दिन के अंदर वो आ गया। लेकिन आया कितने दिन का, 2 साल का मास्टर्स था वो मिला, 2 साल का जॉब सीकर है वो मिला, टोटल 4 साल का मिला। ठीक है जी, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ डेनमार्क का। अब अगर आप चले जाते हैं लाटविया में तो आपको मिलता है 1 साल का TRP कार्ड। ठीक है, यहां से वीजा मिल जाएगा आपको एंट्री करने का और 1 साल का TRP कार्ड सिर्फ पढ़ने के लिए। तो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, आपको रेजिडेंट परमिट कार्ड लेना ही लेना है, वो मिलना ही मिलना है, वो हर कंट्री आपको देगी। वो क्यों देगी, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो और वहां पढ़ने गए हो और आपको वहां पे रहना है तो TRP कार्ड मस्ट है 90 दिन से ऊपर के लिए। तो TRP इसे बोलते हैं। तो बच्चे कहते हैं सर स्टूडेंट वीजा मुझे यहां से तो मिल गया था, अब फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया तो कार्ड इंडिया से दे देती है, तो सर ये तो बड़ा इजी हो गया, ये अच्छा भी हो गया, मुझे वीजा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, वहां जाके कार्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो बात दोनों में एक ही आती है, बस कुछ कंट्रियां प्रिंटिंग इंडिया में देती हैं आपको, वहां से प्रिंट होता है आपका कार्ड इमिग्रेशन से और इंडिया डिस्पैच होता है और यहाँ पे एम्बेसी या VFS आपको दे देती है। और कुछ कंट्रियों में आप जाके वीजा लेके जाते हो और वहां जाके प्रिंटिंग करवाते हो। तो उनके अपने अपने नेशनल लॉज हैं और ये लॉ हर यूरोपियन कंट्री का इंडिविजुअली अलग है, लेकिन इन सबके वीजे की जो अथॉरिटी है वो काइंड ऑफ सेम है। जैसे कि मुझे फिनलैंड से कार्ड मिल जाएगा या लातविया से कार्ड मैं ले लूंगा, या लातविया का वीजा मैंने ले लिया है, सारा ही शेंगन है। मैं उन वीजों पे, उन TRP कार्ड पे पूरा यूरोप में घूम सकता हूँ, मैं वहां पे ट्रैवल कर सकता हूँ।
मैं जॉब्स अप्लाई कर सकता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जॉब करने को नहीं बोल रहा मैं आपको, जॉब अप्लाई कर सकता हूं पूरे यूरोप में एक वीजा से। अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे इंटरव्यू देना है तो मैं जा सकता हूँ, मैं इंटरव्यू फेस कर सकता हूँ, मैं बेसिकली वहां से अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ सकता हूँ। तो ये सब मैं कर सकता हूँ अपने यूरोपियन वीजाज में, चाहे मैं किसी भी कंट्री से अप्लाई कर लूँ। जॉब सीकर वीजा, जॉब सीकर वीजा, जॉब ढूंढने के लिए वीजा, पोस्ट, जिसे हम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बोलते हैं। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बच्चा कहता है कि सर मेरे को तो मिल गया है 1 साल का, ठीक है, लातविया से, तो क्या मैं स्वीडन जाके जॉब सर्च कर लूंगा? बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे स्वीडन जाना है इंटरव्यू के लिए, मैं गया बस से, मैं होके आ गया। अब स्टूडेंट कहता है सर क्या मैं लातविया के वीजा पे स्वीडन में काम कर लूंगा? नहीं, वो नहीं होगा। आपको लातविया का स्टडी वीजा मिला, आपने वहां पढ़ाई करी, आपने वहीं काम करना है। घूमना, इंटरव्यू देना, वो जहां मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जॉब सीकर वीजा, जिसे स्टे बैक वीजा बोलते हैं, वो मिला हुआ है, तो भी आपको काम करना अलाउड है उसी कंट्री में, लेकिन ढूंढना आपको अलाउड है सारी कंट्रीज में। सो कहने का मतलब ये है, जो भी यूरोपियन शेंगन कंट्री आपको स्टडी वीजा देगी, आपको स्टे बैक वीजा देगी, आपको काम करना वहीं अलाउड है, लेकिन दूसरी जॉब ढूंढने के लिए इंटरव्यू देना आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि शेंगन है इसलिए। तो थोड़ा सा क्लैरिटी बड़ी जरूरत थी बच्चों के लिए। अब स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे को ना जर्मनी जाना है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पैसे कम है मेरे पास पर जाना जर्मनी है, क्योंकि जॉब्स तो जर्मनी मिलेंगी। और मैं बच्चे को बोलता हूं अगर पैसे कम है, बजट कम है, तो चेक रिपब्लिक चलते हैं ना, पोलैंड चलते हैं हम लोग, लिथुनिया चलते हैं, वहां पढ़ाई करेंगे और जॉब ढूंढने जर्मनी आ जाएंगे। भाई पढ़ाई पे पैसे बच गए। जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ चंडीगढ़ में, तो मेरे पैसे बचेंगे बॉम्बे के, बॉम्बे के कंपैरिजन में बॉम्बे बहुत महंगा है ना, बैंगलोर बहुत महंगा है, दिल्ली बहुत महंगा है, तो चंडीगढ़ में मेरे पैसे बच जाएंगे। मैं पढ़ाई वहां पे करूंगा और जॉब ढूंढने के लिए बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, जहां भी आ सकता हूं। सो इस चीज को लेके अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप यूरोप को इंडिया से कंपेयर करोगे, तो आपको ना स्टेट्स दिखाई देंगे। तो वीजा भी यही कहता है, शेंगन स्टेट्स, शेंगन कंट्री नहीं कहता वीजा। अगर आप पढ़ोगे ध्यान से उसके ऊपर शेंगन स्टेट लिखा होता है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको कंट्री वो चूज करनी है जिसमें आपको वीजा आराम से मिल जाए, आपके बजट के अनुसार हो और आपको ओवर स्पेंडिंग ना करनी पड़े। दूसरी चीज, फंडिंग को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि बेसिकली एम्बेसी जा रहा हूँ, 7 लाख की फंडिंग बोली है इन्होंने, 8 लाख की फंडिंग बोली है, ये दिखा देता हूँ। बच्चों को पता ही नहीं भैया फंडिंग किस तरह की दिखानी है, कैसे दिखानी है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। कुछ कंट्रीज कुछ फॉर्मेट लेती हैं, कुछ कंट्रीज कुछ फॉर्मेट लेती हैं। जब आप रॉन्ग फॉर्मेट दिखा देते हो, रॉन्ग पेपर पर दिखा देते हो, आपके वीजा रिफ्यूज हो जाता है। छोटे से एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली अगर आपने, मान लो आपने एक फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड के अंदर अगर आपने अपने स्पाउस को लेके जाना है और आपने दोनों पैसे इकट्ठे दिखा दिए एक जॉइंट अकाउंट में, वीजा नहीं आएगा। वो आपको बोलेंगे इसको अलग करो, आपको बोलेंगे कि आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या थी, ठीक है। आपको स्वीडन के अंदर अपने एप्लीकेंट के लिए फंडिंग अलग दिखानी है, आपने अपने अपने स्पाउस के लिए अलग दिखानी है, जो कि आपसे कम होगी, आपके बच्चे के लिए और कम होगी। आप समझ रहे हैं? तो एप्लीकेंट के लिए एक्स फंडिंग है, उससे कम फंडिंग चाहिए हमारे को स्पाउस के लिए, और उससे कम फंडिंग चाहिए हमारे को बच्चे के लिए। तो ये चीजें पहले ही क्लियर करनी पड़ेंगी हमारे को। ये किन अकाउंटों में होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो कहती हैं ब्लॉक्ड अकाउंट है जी। तो ब्लॉक्ड अकाउंट क्या हुआ, आपसे पैसे ले लेंगे 1 साल के, जर्मनी, बेल्जियम, आपसे 1 साल के नीदरलैंड्स में भी ऑप्शन है ये, आपसे जर्मनी बेल्जियम तो कंफर्म है, आपको ब्लॉक करने ही पड़ेंगे। आपसे 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस ले लेते हैं, वो अपने अकाउंट में रख लेते हैं, और फिर आपको हर महीने एक किस्त दे देंगे। जर्मनी की बात करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 12,000 यूरो है, हर महीने आपको लगभग 1,000 यूरो मिल जाता है वापस। अब वही पैसा आपको खर्च करना है, तो वो कहते हैं कि हमें ये ब्लॉक्ड अकाउंट से ही आपको लेके आना है। तो अलग अलग कंट्रियों के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब जो ब्लॉक्ड अकाउंट कंट्री है, क्या उस कंट्री के अंदर मुझे सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना है, या ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा कुछ दिखाना है? फ्रांस की बात करते हैं, आपकी एजुकेशन लोन फ्रांस में चल जाता है, आपको पैसा ब्लॉक नहीं करना पड़ता। आपकी जो फंडिंग है, फाइनेंसिंग है, वो एफडी भी चल जाती है, सेविंग भी चल जाती है, ठीक है। आपकी एलआईसी से पैसे भी आते हैं, वो भी चल जाते हैं। पर ये आपका सेम चीज बेल्जियम में नहीं चलती। तो बच्चों को ये जो चीजें है ना,
कि भाई मैं पैसा दिखाऊं कैसे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है कई बारी। पहले तो आप भाग रहे होते हो अपनी एडमिशन के लिए, फिर फटाफट से एक अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लूं मैं। फिर जब एडमिशन आता है तो आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपने 5 जगह अप्लाई करा है, मान लो आपने 2 बेल्जियम अप्लाई करा है, 1 जगह जर्मनी अप्लाई करा है, 1 जगह फिनलैंड अप्लाई करा है, और आपकी प्रायोरिटी क्या है, पहले मैं जर्मनी जाऊंगा, तो जर्मनी की आपको वीजा रिक्वायरमेंट पहले से ही फुलफिल करके रखनी है। फिनलैंड की भी फुलफिल करके रखनी है, क्योंकि जब लेटर आएंगे आपके उस समय आप नहीं भाग सकते हो। आप समझ रहे हो? जैसे मान लो तो एक बच्चा है जर्मनी जा रहा है, वो उसने कहा जी जर्मनी मेरी पहली प्रेफरेंस है, या और फिनलैंड मेरी सेकंड प्रेफरेंस है। जर्मनी में उसने पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर दिया, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं आया और फिनलैंड से आ गया। तो बच्चे को पता था मुझे 12 लाख रुपए का ब्लॉक अकाउंट करना है जर्मनी के अंदर। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पापा के पास 12 लाख पड़े हैं, वो अपने कैश पड़े हुए हमारे पास घर में, हमने कोई गोल्ड सेल किया था, कुछ भी किया था, हमने कहीं से कैश अर्न कर रखी है, उसका सोर्स नहीं है, तो हम अप्लाई कर देंगे, पैसे अकाउंट में डाल के हम ब्लॉक अकाउंट कर लेंगे। लेकिन अगर जर्मनी से लेटर नहीं आया और जून लग चुका है या मई लग चुका है, आपने कहा चलो फिनलैंड से तो आ गया है, वहां कर लेता हूं, और जैसे ही आपने वो कैश पैसे डाले अकाउंट के अंदर और अपना फिनलैंड की स्टेटमेंट लगाई, बस वहीं पे आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आप बता नहीं पाओगे पैसा कहां से आया। आप समझ रहे हो? सो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको वीजा को सीरियसली लेना है, आपको ऐसा एक्सपर्ट हायर करना है जो बेसिकली आपको गाइड करे शुरू से। अगर आप एडमिशन वीजा प्रोसेस दोनों कराना चाहते हो हमारे साथ, मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ वीजा करवाना है, आप तब भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम अपनी एक नॉमिनल सर्विस फी लेते हैं और उसमें हम आपको पूरी वीजा गाइडेंस देते हैं, प्लस हम आपको पोस्ट लैंडिंग में भी सपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि यूरोप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार मेरे साथ मिलके या मेरी टीम से मिलके एक काउंसलिंग सेशन लें, उसमें डिस्कस करें। और अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर आ चुका है अगली इनटेक का, जो कि अभी बहुत अर्ली होगी, पर अगर आने वाला है, तो आप डेफिनेटली अपनी प्री काउंसलिंग लेके हमसे डिस्कशन करके अपना वीजा फाइल जो है वो जरूर अप्लाई कराएं, ताकि आपको वीजा के टाइम पे कोई चैलेंजेस ना हो। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.